नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपुल और माय रिव्यू पॉडकास्ट में आपका स्वागत करती हूं। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही पर्सनल हो सकता है लोगों के लिए, बिकॉज़ आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। आजकल मेंटल हेल्थ के बारे में काफ़ी लोग बात नहीं कर पाते हैं। सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और आज हम हैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मीनू के साथ, जो कि एक बहुत ही अच्छी साइकोलॉजिस्ट हैं जो हर टॉपिक को अच्छे से आज कवर करेंगे हमारे पॉडकास्ट में। आपका स्वागत करती हूँ मैं अपने पॉडकास्ट में। हेलो। यस। सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए कि आप क्या करती हैं, साइकोलॉजिस्ट क्या होता है? ओके, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मीनू शहराया। आई एम ए साइकोलॉजिस्ट। मैं डी एडिक्शन के लिए काम करती हूँ, ओल्ड एज के लिए काम करती हूँ और बच्चों के लिए भी काम करती हूँ। Okay. और साइकोलॉजिस्ट का काम है आपकी जो माइंड में ब्लॉकेज आ रही है उसको क्लियर रास्ता दिखाना, और जो भी एबनॉर्मल चीज़ें होती है लाइक माइंड के साथ, बिहेवियर के साथ जो बच्चों में दिखती है, कुछ डिसऑर्डर होते हैं, उनको काउंसिल करना या आपको अवेयर करना कि ये चीज़ें क्यों हो रही है हमारे बिहेवियर के साथ। साइकोलॉजिस्ट का ये काम होता है। साइकोलॉजिस्ट को ये नहीं कि नहीं जो हमने बोल दिया वही करना है, बस आपको रास्ता दिखाता है। बाकी आपकी चॉइस है आपको कौन सा रास्ता फॉलो करना है, बट हम बस आपको जो ब्लरीनेस है थॉट्स में उसको हटाता है। ओके। अक्सर लोगों को एक क्वेश्चन होता है कि लोगों को यही नहीं पता होता साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट में डिफरेंस क्या होता है। Right. क्या एक डिफरेंस होता है इन दोनों चीज़ों में? साइकोलॉजिस्ट आपको काउंसिल करता है, साइकेट्रिस्ट आपको मेडिसिन प्रोवाइड करवाता है। Okay. और आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में मशीन्स पे काम करना, शॉक थेरेपी वगैरह देना, ये साइकेट्रिस्ट का काम है। साइकेट्रिस्ट आपको काउंसिल नहीं करेगा, वो आपको 45 to 50 मिनट्स, आपको 1 घंटे नहीं सुनेगा। वो बस आप बताओगे आपको क्या दिक्कत, वो आपको मेडिसिन लिख के दे देगा। साइकोलॉजिस्ट आपको काउंसिल करता है, थेरेपीज प्रोवाइड करवाता है। जैसे डिप्रेशन आप देखने को मिलता है लोगों में, डिप्रेशन को काउंसिल करता है, एंग्जाइटी को, एंगर इश्यू होता है, बिहेवियरल कोई भी चेंजेस होते हैं उसको काउंसिल करना, थेरेपी प्रोवाइड करवाना। Okay. जैसे आर्ट थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, सीबीटी, आरईबीटी, ये सब। ओके। जी। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन एक अवसाद की स्थिति है। अवसाद माने कि उदासी भरे मन से रहना, या कितनी लंबी अवधि के लिए आप उदासी वाले माहौल में रह रहे हो। Okay. मतलब आपको उदासी फील हो रही है, अकेलापन महसूस होना, आप लोगों की भीड़ में हो बट आपको अकेला फील हो रहा है, आपको अकेला रहना पसंद आ रहा है, किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आप बैठे बैठे आउट ऑफ जोन हो रहे हो, बातों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, किसी की हंसी मजाक की बातें चल रही हैं और आपका ही पीयर ग्रुप है, उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, फैमिली से भी आप कटे कटे से रह रहे हो। ये भी डिप्रेशन के सिम्टम हैं कि डिप्रेशन हम कैसे बता सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। ओके। आपने जैसे बोला कि सैडनेस बोल सकते हैं थोड़ा, लेकिन डिप्रेशन और सैडनेस को ना लोग मतलब समझ नहीं पाते डिफरेंसेस। तो इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं? डिप्रेशन का हम टाइम, मूड स्विंग्स होते हैं हमारे। डिप्रेशन का फर्स्ट सिम्टम ये होता है कि मूड स्विंग्स होने स्टार्ट हो गए, इरिटेट हो रहे हैं हम कुछ चीज़ों से। और डिप्रेशन की अवधि होती है कि 3 महीने तक या 6 महीने तक हम सेम मूड में रह रहे हैं, उदास वाले मूड में। ओके। या और सैड हो गया, किसी सिचुएशन को लेके हम सैड हो गए। बट लोगों को आजकल ये नहीं पता कि डिप्रेशन और स्ट्रेस के बीच में क्या अंतर है। डिप्रेशन और स्ट्रेस, राइट। तो स्ट्रेस होता है किसी सिचुएशन, कोई सिचुएशन आ गई एकदम से, हमसे झेली नहीं जा रही, हमें सॉल्यूशन नहीं पता है, तो कम टाइम के लिए हमारे पास स्ट्रेस आ गया है। जैसे एग्जाम हो गया, इंटरव्यू हो गया, तो वो कुछ टाइम के लिए स्ट्रेस है, उस सिचुएशन के बाद वो स्ट्रेस नहीं रहता और उस टाइम तो हमें पसीना आना स्टार्ट हो जाता है उस स्ट्रेस में। और डिप्रेशन होता है हम लंबे टाइम तक, 3 महीने से लेके 6 महीने तक हम एक ही मूड में है, सैड वाले मूड में। ओके। ओके। किस एज ग्रुप के लोग ये चीज़ सफ़र कर सकते हैं या एक्सपीरियंस कर सकते हैं? अभी हमारी एज में भी हो सकता है, ओके। एडल्ट में भी हो सकता है और बच्चों में भी डिप्रेशन हो सकता है। ओके। कोई इसकी एज, कोई पर्टिकुलर कोई एज नहीं है कि इसी एज में डिप्रेशन होगा, किसी भी एज में डिप्रेशन हो सकता है। ये बच्चों को भी हो सकता है, जवान लोगों को भी हो सकता है, बूढ़े लोगों को भी हो सकता है।
तो यूजुअली लोग ना इतना सीरियस नहीं लेते हैं, पेरेंट्स हो गए वो सीरियसली नहीं लेते हैं Right. बच्चों में कि इसको क्या डिप्रेशन, बच्चों को क्या स्ट्रेस होता है, किस चीज़ को लेके डिप्रेशन हो सकता है। तो उसमें आपको क्या लगता है कि आर पेरेंट्स राइट? नहीं, पेरेंट्स राइट नहीं है इस जगह पे। आप बच्चे का बिहेवियर नोट कर रहे हो, आप 24 घंटे अपने बच्चे के पास रह रहे हो, आपको पता है हमारा बच्चा ऐसे रिएक्ट करेगा या ऐसे रिएक्ट नहीं करता, ये यूजुअली इन चीज़ों में ऐसे रिएक्ट नहीं करता, बट अब वो चुप रहना स्टार्ट कर गया है, शेयरिंग बंद कर दिया उसने। क्यों कर रहा है वो, डिप्रेशन क्यों झेल रहा है? स्कूल से भी डिप्रेशन आ सकता है, क्या पता आपकी कम्युनिकेशन में कमी आ रही हो, उस चीज़ से भी डिप्रेशन हो सकता है। Okay. बहुत से रीज़न हो सकते हैं। जी। तो क्या डिप्रेशन लाइक और जैसे बीमारियां हम बोल सकते हैं इसको, या इट वोंट बी लाइक राइट वर्ड टू यूज फॉर डिप्रेशन? सो लाइक मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइक और जैसे कोई प्रॉब्लम्स होती है तो जेनेटिक भी होती है, तो क्या डिप्रेशन या कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन ऐसी होती है कि वो जेनेटिक होती है? राइट, होती है, जेनेटिक होती है। ओके डिप्रेशन जेनेटिक नहीं हो सकता, ओके वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। डिप्रेशन किस चीज़ से हमें डिप्रेशन आ रहा है, या फिर हमें उस तरह का, जिस तरह का हम सोच रहे हैं उस तरह का हमें बिहेवियर या लोगों से वो मतलब होप लगा लेते कि ये मेरे लिए, एक्सपेक्टेशंस हाँ, होती है। ओके तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें डिप्रेशन आ सकता है। किसी चीज़ को जो हमने सोचा वो नहीं मिल पा रही, उससे भी डिप्रेशन आता है। ओके और जेनेटिक बीमारियां हो गई, जैसे डिमेंशिया हो गया, जेनेटिक होता है, Okay. स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, जेनेटिक होता है, और कुछ होता है कि हमारा बच्चा एडिक्शन में जा रहा है या फिर ऐसे जा रहा है, ये भी जेनेटिक होता है। क्या पता दादा पापा ये एडिक्शन में हो, ये लोग, ये जेनेटिक होती हैं ये चीज़ें। ओके सो जो आपने अभी बोला स्किज़ोफ्रेनिया एंड ऑल, तो हाँ। ये क्या होता है? स्किज़ोफ्रेनिया होता है लाइक आपको डिल्यूजन थॉट्स, इल्यूजन, हेलुसिनेशन। Okay. डिल्यूजन हो गया थॉट्स की, 4 लोग खड़े हैं, हमें लग रहा है कि ये हमारी चुगली कर रहे हैं, या Okay. उनकी कोई भी पर्सनल बात चल सकती है, बट हमें ये लग रहा है कि ये नहीं, ये हमारे यहाँ चुगली कर रहे हैं, ये डिल्यूजन वाला हो गया। इल्यूजन कोई भी चीज़ जैसी है, लाइक रस्सी पड़ी है कोई रोड पे, हमें लग रहा है वो सांप है, Okay. रस्सी का सांप समझ लेना। हेलुसिनेशन हो गया, हमें हेलुसिनेशन ऑडिटरी भी हो सकता है, विजुअल से रिलेटेड भी हो सकता है, और लिसनिंग से भी हो सकता है कि क्या सुनाई दे रहा है, हमें आवाज़ें सुनाई देनी स्टार्ट कर जाती है। कोई भी वो हम इन्वायरमेंट में वो आवाज़ें नहीं हैं, बट हमें वो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। किसी को भगवान की आवाज़ें सुनाई देती हैं, किसी को कोई जैसे आपने बुरारी केस देखा होगा, नहीं हमें कमांड मिल रही है, तो इसलिए हमने आदेश माना, तो सिक्सोफ्रेनिया के केस में आता है। Okay. हमें विजुअल से रिलेटेड इमेजेस दिखने लगे, नहीं यहाँ पे कोई खड़ा है, हमें नहीं दिख रही है वो एनवायरनमेंट, वो चीज़ है ही नहीं, बस सिक्सोफ्रेनिया वाले इंसान को दिख रही है। Okay. राइट, तो हम स्टार्टिंग में ऐसे पहचान सकते हैं कि नहीं, इसको सिम्टम हम ऐसे देख सकते हैं कि इसको वैसी आवाज़ें सुनाई दे रही है जो हमें सुनाई नहीं दे रही Okay. नॉर्मल इंसान को, या फिर उसको वो चीज़ें दिखाई दे रही है जो हमें नहीं दिखाई। इमेजिनेशन एक राइट, तरीके से हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन। राइट, ओके सो क्या ये डिप्रेशन एंड ऑल क्योरेबल होता है? डिप्रेशन क्योरेबल होता है, ओके और सिक्सोफ्रेनिया क्योरेबल नहीं होता। ओके राइट, वो बहुत बहुत मतलब वो सुलझ नहीं सकती, क्योंकि वो वायरिंग वैसे हो गई है दिमाग की। सिक्सोफ्रेनिया किसी भी एज में हो सकता है, ओके ज़रूरी नहीं है बुढ़ापे में भी हो, आपको किसी भी ट्रॉमा के अकॉर्डिंग हो सकता है। कोई ट्रॉमा लगा, शॉक लगा ब्रेन को, ओके तो हमें सिक्सोफ्रेनिया के सिम्टम आने स्टार्ट हो गए उस शॉक की वजह से। ओके सो आपने जैसे बताया कि डिप्रेशन क्योरेबल होता है, तो क्या उसमें लाइक क्योर करने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स, लाइक क्या कर सकता है एक इंसान अगर वो चीज़ से सफ़र कर रहा है? तो डिप्रेशन को क्योर करने के लिए मैं पहले ये बोलूँगी आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, ओके काउंसलिंग करवाएं अपनी, क्या दिक्कत आ रही है। डिप्रेशन कम्युनिकेशन से ठीक हो सकता है, ओके सामने वाले को समझ के ठीक हो सकता है। कुछ लोग अवेयर नहीं होते, सीधा साइकेट्रिस्ट के पास चले जाते हैं, फिर उनकी मेडिसिन स्टार्ट हो जाती है, और माइंड से रिलेटेड मेडिसिन आपको नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। ओके कुछ टाइम के लिए ठीक है, वो आपको नींद दिला रही है, स्लीपिंग पिल्स हो गई, आपके मूड को थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हैं, थॉट्स हैं, बट अगर आप वो दवाइयाँ लेना स्टार्ट करते हो स्टार्टिंग में ही,
तो आपको आलस आना स्टार्ट हो जाएगा। बैठे बैठे ये लगेगा कि नहीं, उठने का मन तो है, उठा नहीं जा रहा। ओके। आलस आना, आउट ऑफ जोन रहना स्टार्ट कर दोगे आप उन दवाइयों से, और नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। और वो नींद भी कुछ टाइम के लिए ही आएगी, लंबे टाइम तक वो नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो दवाइयाँ असर करना बंद कर जाएंगी कुछ टाइम बाद, तो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। आप पहले काउंसलिंग करवाओ अपनी, जो भी उससे निकल के आएगा देखेंगे कौन सी स्टेज पे आप हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी थेरेपी प्रोवाइड होगी। कुछ चीजें थेरेपी से ठीक हो सकती है। ओके। एंड इफ अगर कोई इंसान थेरेपी ना लेना चाहे बिकॉज ऑफ पेरेंट्स एंड लाइक यूजुअली इन इंडिया इतना नहीं है लोगों को अबाउट मेंटल हेल्थ, इतनी अवेयरनेस नहीं है। थेरेपी लेने के लिए लोग यूजुअली बोलते हैं अरे पागल हो गया क्या, दिमाग खराब हो गया, या पीपल जिनका नहीं सही से चलता तो आप मेंटल एक हॉस्पिटल जा सकते हो। तो अगर कोई ना कर पाए तो तब भी क्योरेबल होता है खुद से ही? अगर कुछ लोग अवेयर होते हैं कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, ये इन चीजों के मुझे सिम्टम निकल के आ रहे हैं। ओके। जो अवेयर होगा वो इलाज भी सर्च करेगा कि इसका इलाज क्या हो सकता है। बट हमारा टैबू बन गया है कि नहीं, साइकोलॉजिस्ट के पास वही जा सकता है जो पागल होगा या फिर जो मेंटली इल होगा। बट जैसे लोगों को इस चीज समझनी चाहिए, जैसे बॉडी पे इंजरी होती है उसके लिए मेडिकल ओपन है, ठीक है, कि अब बाहरी इंजरी के लिए आप चले जाते हो, हार्ट अटैक आ जाता है आप मेडिकल जाते हो। जब दिमाग भी एक बॉडी का हिस्सा है, उसके लिए कहाँ पे जाए, उसको भी तो रिपेयरिंग की जरूरत होती होगी, वो भी तो कभी बीमार होता होगा। तो आप पागल, मेंटल, ये वाले वर्ड थोड़ा सा कम यूज करें। वो सिचुएशन होती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकती है। लाइफ है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी बीमारी हो सकती है, कोई भी फेज आ सकती है लाइफ की। हम करियर के लिए भी काउंसलिंग करते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट के बहुत से काम होते हैं, करियर काउंसलर भी होते हैं। तो करियर की सलाह के लिए भी आप साइकोलॉजिस्ट के पास आ सकते हो, कि वो आपका आईक्यू वगैरह निकाल के देगा कि आपको क्या स्ट्रीम चूज करनी चाहिए। जरूरी नहीं आप पागल हो तभी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ। ओके। सो करियर वाइज कैसे हेल्प करते हो आप? लाइक करियर वाइज भी आपके पास आते हैं लोग? करियर वाइज जैसे स्ट्रीम चूज करने में कंफ्यूजन हो रही है कि हमें क्या साइंस फील्ड लें, आर्ट फील्ड लें, तो आईक्यू टेस्ट होता है। आईक्यू टेस्ट में आप, उसमें क्वेश्चंस होते हैं तरह तरह के। आपका अगर लॉजिकल रीजनिंग में दिमाग चल रहा है तो आप साइंस ले सकते हो। अगर आपका लॉजिकल रीजनिंग में नहीं चल रहा, बाकी के क्वेश्चन होते हैं, इमेज से रिलेटेड होते हैं, कुछ एक्टिविटीज होती है, उसमें आपका दिमाग चल रहा है तो आप आर्ट ले सकते हो। कुछ लोगों का जरूरी नहीं है कि हर इंसान डॉक्टर, इंजीनियर बने, कुछ एक्टर भी बन सकते हैं, कुछ डांसर भी बन सकते हैं, म्यूजिशियन भी बन सकते हैं। तो सबका इंटरेस्ट होता है अलग अलग, और सबकी अपनी पावर होती है कि मैं कितना याद कर सकता हूँ। कुछ हम देखते हैं ना बच्चों में कि कोई ज्यादा याद कर लेता है, भाई ये तो टॉप कर रहे हैं, फिर भी तो कैपेसिटी होती है ना, सबके दिमाग की कैपेसिटी होती है। जैसे हमारी भी सहन करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो दिमाग की भी अलग अलग होती है। ओके। एंड और क्या क्या लाइक चीजें होती है मेंटल हेल्थ में जो लोग सफर कर सकते हैं? देखो, ओल्ड एज में डिमेंशिया, एल्जाइमर, पार्किंसन हो गया, ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है किसी को इस एज में। ब्रेन स्ट्रोक किसी भी एज में भी आ सकता है, बट मैंने ओल्ड एज में ज्यादा देखा है। और क्या होता है, आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं? राइट, डिमेंशिया में हमारी मेमोरी धीरे धीरे कम होने स्टार्ट हो जाएगी। हम धीरे धीरे भूलना स्टार्ट कर देंगे, सुबह क्या खाया था या फिर दोपहर में क्या खाया था, मैंने वो चीज वहां पे रखी थी, कल ही रखी है, आज भूल गए रख के। तो ये किसी भी एज ग्रुप में होता है या ओल्ड एज को ही ज्यादातर? डिमेंशिया ओल्ड एज को ज्यादा होता है, बट यंग एज में भी हो सकता है, क्योंकि वो जेनेटिक होता है। डिमेंशिया, एल्जाइमर, ये सब आपका जेनेटिक होता है। क्या पता आपको वो यंग एज में हिट कर जाए। राइट। और डिमेंशिया अगर आपको, मोस्टली आप देखते हो यंग एज में इसलिए हो सकता है, या तो कोई ट्रॉमा आया है, या फिर कोई भी सिचुएशन ऐसी आई है हम हैंडल नहीं कर पाए, वो शॉक बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो हमारी मेमोरी डिक्रीज होनी स्टार्ट कर देती है। हाँ। एंड और क्या बताया था आपने, लाइक डिमेंशिया एंड एल्जाइमर, डिमेंशिया में ये भी हो सकता है कि आप लेके गए हो बाहर अपने पेरेंट्स को, आते हुए मान लो आपने बोल दिया कि चलो ठीक है आप आ जाना, बट आपने वो देखा नहीं है, नोट नहीं किया कभी कि हमारे पेरेंट्स की याददाश्त जा रही है, वो रास्ता भूल गए आते आते घर का, कि रास्ता क्या है,
एड्रेस भूल गए, धीरे धीरे फैमिली के मेंबर्स के नाम भूलने स्टार्ट हो जाते हैं, ये भूलना स्टार्ट हो जाते हैं कि ज्यादा टाइम तक उनको ना दिखे तो ये भूलना स्टार्ट हो जाएगी, हमारा ये भी बेटा था, ओके। शक्ल भूलना स्टार्ट कर देंगे। और एल्जाइमर में ये होता है कि आपको मेमोरी से तो दिक्कत आ ही रही है, आपको बॉडीली भी दिक्कत आएगी, ओके। क्योंकि आपका ब्रेन श्रिंक हो रहा है, ब्रेन की सेल्स है वो डेड हो रही है धीरे धीरे। ओके। तो अगर आपके ब्रेन की सेल्स ही डेड हो रही है तो धीरे धीरे बॉडी भी काम करना बंद हो जाएगी। उसमें मेमोरी की जो डिमेंशिया वाले सिम्टम है वो एल्जाइमर में दिखेंगे, मेमोरी से रिलेटेड, और बॉडीली भी दिक्कत हो जाएगी, झुक के ऐसे चल रहे हैं, पैरों की दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी, कमर से बैठने की दिक्कत होगी, ये सब। और ब्रेन स्ट्रोक में आपका हो जाएगा कि कॉम्प्रिहेंशन भी आपकी इफेक्ट कर रही है। कॉम्प्रिहेंशन लाइक आप बोलना चाह रहे हो कुछ बट मुंह से कुछ और निकल रहा है। थोड़े थोड़े उसमें डिसलेक्सिया वाले जो बच्चों में दिखते हैं, हाँ, हाँ। रीडिंग में वो दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। पढ़ रहे हैं बट आपको नहीं पता आप क्या पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं और वो गलत प्रोनाउंसिएशन सब कुछ गलत हो जाता है। आपके पास बोलने के लिए बहुत लिमिटेड वर्ड होते हैं ब्रेन स्ट्रोक में। अगर आपको कंप्रीहेंशन की दिक्कत आ रही है, और मेमोरी की तो आ ही रही है, अगर ब्रेन से रिलेटेड है तो पहले मेमोरी पे इफेक्ट डालेगी वो चीज। ओके। एंड डायलेक्सिया क्या होता है? लाइक वो बच्चों में होता है, बड़ों में भी होता है? हाँ, डिसलेक्सिया ये होता है कि आपको बचपन में स्टार्ट हो जाता है बट हम ध्यान नहीं देते इतना। आपने मूवी भी देखी होगी तारे जमीन पर, तो उस बच्चे को वही दिक्कत है, पेरेंट्स ध्यान नहीं देते। बट अगर आपको ध्यान देना है अपने बच्चे पे कि इसको डिसलेक्सिया है या नहीं है, तो आप उसकी नोटबुक चेक कर सकते हो। ओके। आप पैटर्न चेक कर सकते हो कि इसको किस किस वर्ड में दिक्कत आ रही है। आप बता रहे हो कि बेटा ये वर्ड ऐसा लिखा जाएगा, आप इस वर्ड की ये पहचान है, बट उसको समझ में नहीं आ रही वो चीज़, तो आप वो नोट कर सकते हो कि टीचर भी नोट कर सकते हैं, बट टीचर कितने बच्चों पे ध्यान देगा, तो आप अपने बच्चों पे खुद ध्यान दे सकते हो। उसकी नोटबुक चेक करो कौन से वर्ड में क्या दिक्कत आ रही है, तो आप उसको क्योर करवा सकते हो। आप थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं उनके पास भेज सकते हो, उनका यही काम होता है। ओके। वो आपके बच्चे को एक्टिविटीज करवाएंगे जिससे ये चीजें वो मेंटेन कोप अप करना स्टार्ट कर देगा। ओके। एंड व्हाट आर द सिम्टम्स, लाइक कॉमन सिम्टम्स जिनसे पता चल सकता है, सिर्फ एक वो पैटर्न वाली चीज को हटा के? हाँ, डिसलेक्सिया से कंसंट्रेशन पावर ये भी हो सकती है, और डिसलेक्सिया मोस्टली रिटन वर्क में ही आपको देखने को मिलेगा। ओके। कि ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, ज्यादा पढ़ा नहीं जा रहा है, ओके। बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं पढ़ पा रहे, छोटी वन लाइनर वाले याद हो रहे, उनके आंसर दे सकते हैं यस और नो में, ठीक है। और आपके जैसे कुछ वर्ड हो गए ओ ए सी, इनमें कंफ्यूजन हो रहा है लिखने में, उनमें कंफ्यूज हो रहा है बच्चा ये कैसा दिखता है, और बी और डी में दिक्कत आ गई, जे और के, जैसा कि मूवी में एक्सप्लेन किया था, लाइक एवरीथिंग वैसा ही होता है डायरेक्ट से। उन बच्चे की इमेजिनेशन के थ्रू दिखाया गया है कि वो उसके साथ ये चीजें हो रही है, वो इन चीजों से जूझ रहा है, बट आपको दिक्कत नहीं दिख रही, आपको लग रहा है कि वो केयरलेसनेस कर रहा है कि या ध्यान नहीं दे रहा पढ़ाई में, आप उसको फिर मारपीट वाले तरीके में ले जाते हो। पहले बच्चे को समझो कि वो ऐसा बार बार कर क्यों रहा है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा डेली पिटना, हम भी नहीं चाहेंगे तो बच्चा भी नहीं चाहेगा। सो पेरेंटिंग भी मैटर करती है इन सब चीज़ों में, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में? राइट, पेरेंटिंग मैटर करती है। आजकल पेरेंट्स ये होता है कि नहीं जो मैं करूँगा तू वही करेगा, ठीक है, जो मैं बोलूँगा तू वही चूज करेगा। पेरेंटिंग कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है कि कम्युनिकेट किस तरीके से कर रहे हो। कुछ पेरेंट्स बाउंड्रीज डाल देते कि नहीं तू ये करेगा तो हम नहीं देखेंगे, हम ये कर देंगे, घर से निकाल देंगे या ये कर देंगे, तू ये नहीं करेगा। तो अब सब एज आती है, फेज होती है लाइफ की, अब उसकी लाइफ में हर चीज की सिचुएशन आ रही है कि ये बॉयफ्रेंड भी बनेगा आगे जाके, कुछ भी होगा, पढ़ाई से रिलेटेड भी दिक्कत आ सकती है। और मुझे लगता है कि जितना हो सके हम अपने बच्चों के साथ फ्रैंक रहें, ताकि वो कुछ भी, आजकल स्कूल में चाइल्ड अब्यूज वगैरह होता है, रिश्तेदार चाइल्ड अब्यूज मोस्टली फैमिली से स्टार्ट होता है कि चाचा ताऊ हो गए या फिर कुछ हो गया, तो इनसे स्टार्ट हो सकता है, बट वो शेयर कैसे करें? उसको तो पता ही नहीं, उसको बताया नहीं ये बैड टच होता है, गुड टच ये होता है। एंड यूजुअली अगर पता भी होता है तो
पेरेंट्स के साथ वो बॉन्डिंग ही नहीं होती कि वो बता दे। राइट, वो आप क्योंकि उस तरीके से आपने कम्युनिकेट ही नहीं किया अपने बच्चे को, पहले ही डरा रखा है ये चीज किया तो हम ये नहीं देखेंगे, या पहले ही बाउंड्री वॉल क्रिएट कर रखी है बच्चे और अपने बीच में। तो वो कम्युनिकेशन की वजह से अब डिप्रेशन में भी, इस एज में भी बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, शेयरिंग अनलिमिटेड हो रही है, बट बच्चे का नेचर तो होता है खेलना कूदना, वो कर ही नहीं रहा वो इस एज में। ओके। एंड पेरेंट्स ये भी बोल देते हैं कि हमने आज तक इतना कुछ किया है तुम्हारे लिए, फिर भी ये सब कैसे, मतलब होता है ना कि अगर बच्चे बताए भी तो पेरेंट्स बोल देते हैं हमने इतना कुछ किया फिर भी बोल रहे कुछ नहीं किया। तो वो चीज़ भी बहुत हर्ट करती है बच्चों को, तो उससे कैसे कोप अप कर सकते हैं? क्योंकि आई थिंक ये वीडियो ज़्यादातर यंगस्टर्स ही देखेंगे, तो ये एक क्वेश्चन होता है सभी का। तो देखो, आपका डिसीजन था, आपको कितने बच्चे पैदा करने थे कितने नहीं, ठीक है, बच्चों ने ये नहीं बोला हमें पैदा मत करो या पैदा करो, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप उनको पढ़ाओगे भी लिखाओगे भी जब तक वो सेटल नहीं होते, आपकी वो जिम्मेदारी बनती है, आप उन पे एहसान नहीं जता सकते। क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको बोलते होंगे कि हमने आपको बुरा लगता होगा कि ऐसे कैसे बोल दिया, मैं भी तो कर रहा हूँ, फिर वो ना रिबेलियस वाली भावना आ जाएगी, ठीक है तुम लोगों ने कर दिया अब मैं अपना करूंगा, तो फिर सुनना बंद हो जाता है कि बच्चे को सुनना कुछ ही लिमिट तक, हाँ डेली का काम हो गया मुझे सुना देते हैं ये कर देते हैं, रिबेलियस वाली भावना आएगी, फिर रिबेलियस में तो कुछ भी उल्टा सीधा सोच सकता है बच्चा। यस। सो यूजुअली जब ज़्यादा चीज़ें होने लग जाती है तो सुसाइडल थॉट्स वगैरह, एंजाइटी, ये सब भी कॉमन हो जाता है, तो इनसे कैसे हम डील करते हैं? सुसाइडल थॉट्स आते हैं डिप्रेशन में। डिप्रेशन जब सुसाइडल थॉट्स आना स्टार्ट होते हैं जब होप की भावना ही खत्म हो गई, कि कोई होप ही नहीं रही है उस इंसान को, तो आपको सुसाइडल थॉट्स स्टार्ट हो गए हैं। और उस टाइम मुझे लगता है कि अगर आपको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो आप अपना एक बडी होता है, बडी यानी कि कोई भी जिससे आप शेयर कर सको, आप किसी को कॉल मिलाओ, वो आधी रात को उठा के बात कर सके आपसे, या आप कोई एक ऐसा रास्ता रखो कि यहाँ पे मैं अपनी सिचुएशन शेयर कर सकता हूँ, ताकि आप उस सिचुएशन से बच सको, सुसाइडल से। और एंजाइटी की बात करते हैं, एंजाइटी स्टार्ट होती है ओवर थिंकिंग से। मोस्टली अभी ओवर थिंकिंग की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है कि वो थॉट हम सोच रहे थे जो कभी होना ही नहीं है, बहुत आगे का सोच रहे हैं कि अगर ये हो गया तो ये होगा तो ये होगा। तो हम पास्ट हो गया, पास्ट चला गया, वो भूत हो गया, भूतकाल में चला गया है पास्ट, अभी फ्यूचर है, फ्यूचर का हमें नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, उसकी सोच के हमें डरना नहीं चाहिए। अभी जो प्रेजेंट है उसको सुधारो, फ्यूचर अपने आप ठीक हो जाएगा। नॉर्मल चीज ये है, बट ओवर थिंकिंग में हम पाइलअप करते रहते हैं, अनियन की तरह एक परत चढ़ाते रहते चीजों पे, वो बढ़ती बढ़ती दिमाग में इतना पहाड़ हो जाता है, वो पहाड़ एक दिन ढह जाएगा। तो उस इतनी ओवर थिंकिंग कर लेते कि वो एक दिन एंजाइटी का रूप ले लेती है। एंजाइटी हमें दिखने लगती है कि हमारी बॉडी कांप रही है उस सिचुएशन से, या बीपी की दिक्कत हो गई, ठीक है, पसीना आना स्टार्ट हो गया, तो थोड़ी बहुत एंजाइटी होनी चाहिए कि हाँ आप इंसान हो, कि थोड़ा बहुत चलता है, नॉर्मली थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन ज्यादा हो रहा है देन इट्स अ प्रॉब्लम, राइट। तो आपको ज्यादा एंजाइटी होगी, क्या पता हार्ट अटैक वाली दिक्कत आ जाए, क्योंकि आपकी हार्ट बीट भी उस टाइम पे ज्यादा होती है, तो आपको हार्ट अटैक की दिक्कत आ सकती है, आपको बीपी की ज्यादा दिक्कत होगी। कुछ लोगों को एंजाइटी ब्लोटिंग वगैरह होनी स्टार्ट हो जाती है, एसिडिटी हो गई, तो ये सब एंजाइटी के सिम्टम होते हैं कि आपको एंजाइटी है। एंड एंजाइटी अटैक्स जो होते हैं या पैनिक अटैक्स जो होते हैं, वो एंजाइटी की वजह से ही होता है, राइट। पैनिक अटैक ये होता है कि आपसे एंजाइटी अब आपकी बॉडी ले ही नहीं रही उतनी, तो आपको बस शिवरिंग या फिर एकदम से अटैक आ जाएगा, आप गिर जाओगे कहीं पे, पब्लिक स्पेस में। आपको पैनिक अटैक में आपकी मेडिसिन चलती हैं ताकि ये सिचुएशन से बच जाए, और वो पैनिक अटैक वाली जो हमें मेडिसिन चलाई जाती है वो रेगुलर आपको लेनी पड़ती है। तो इससे अच्छा आप अपनी एंजाइटी पे काम करो, या अपनी कोपिंग स्ट्रेटेजी अपनाओ कि नहीं मुझे इस सिचुएशन में ऐसे कोप अप करना है, या मैं इस सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करूंगा, ठीक है। आप बच नहीं सकते किसी सिचुएशन से, बट आप तैयार हो सकते हो हर सिचुएशन के लिए।
So आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि Right. ऐसी अगर कोई भी सिचुएशन आए तो आई एम गुड इनफ टू डू समथिंग। राइट, कोई भी सिचुएशन इतनी मुश्किल नहीं होती कि सॉल्व नहीं किया जा सकता। हर सिचुएशन सॉल्व कर सकते हैं हम। ओके। बस दिमाग में ज्यादा सोचेंगे तो वो होती है ना मैनिफेस्टेशन वाली हाँ, चीज, हाँ। कि जो हम नेगेटिव सोच रहे हैं नेगेटिव हो जाता है। आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव चीजें भी होंगी। जैसे Okay. नेगेटिव हो जाती है Okay. वैसे ही पॉजिटिव भी हो जाएंगी। तो आप नेगेटिव थॉट्स लेके आना बंद करो अपने दिमाग में। एंग्जाइटी नहीं होगी, और एंग्जाइटी नहीं हो तो स्ट्रेस वगैरह और डिप्रेशन वगैरह की सिचुएशन ही ना आए। ओके। सो मेडिकली कैसे ट्रीट किया जाता है इन सभी चीज़ों को? एंग्जाइटी की आपको क्लासेस होती हैं, सेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं कुछ, कि ठीक है मुझ कोप अप स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है। डिफेंस मैकेनिज्म होता है हम सबका, कि ठीक है मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मैं अभी ट्रैवल करने निकल रहा हूँ। कुछ लोग Okay. ऐसे कोप अप करते हैं। कुछ लोग स्केचिंग के अकॉर्डिंग स्केच करना, ड्राइंग करना, ऐसे अपना कोप अप स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। ओके। कुछ लोग को कुकिंग करना अच्छा लगता है इसमें, तो कुकिंग ठीक है, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मैं कुकिंग कर रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ। तो ऐसे कोप अप आपको स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है कि ठीक है तुम इस सिचुएशन में इंटरेस्ट है तुम्हारा, तुम्हें जो मजा आ रहा है चीज करने में, आप वो करो जब आपको स्ट्रेस या फिर एंग्जाइटी फील हो रही है। ओके। सो जो भी आपको करना पसंद है, जो भी आपकी हॉबी है, आप Right. उसी को करो ताकि आप लाइक ज़्यादा सोचो ना। Right. ओके। एंड और क्या लाइक मेडिकली यही मतलब एक वो होता है कि आपको क्लासेस होती है आपकी, हाँ, एंड फॉर डिप्रेशन दैट इज फॉर डिप्रेशन आप काउंसलिंग लो। ओके। आपके जो थॉट प्रोसेस उलझे हुए हैं, जो आपको क्लैरिटी नहीं है, या फिर कुछ लोगों को ये लगता है कि मुझे तो बहुत क्लैरिटी, मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, हो गया, मैंने तो ये जज करेंगे मुझे। बट हमने शेयर करके तो देखा ही नहीं किसी से ये जज करेगा या नहीं करेगा। हमारे पास आते क्यों हैं लोग काउंसलिंग के लिए? ट्रस्ट इश्यूज। हम किसी को कुछ बताएंगे तो नेगेटिव सोचेगा, यस। तो उनको लगता है हम बहुत अननोन है, हम किसी को, हमारी होते हैं लीगली हम किसी को शेयर नहीं कर सकते कि काउंसलिंग में क्या बात हुई है क्या नहीं हुई। Okay. वो रिकॉर्ड हमारे पास रहता है, तो उनको पता होता है कि कहीं पे शेयरिंग नहीं होगी। बस वो निकाल देते कि जो हमारे मन में ये है। ओके। तो काउंसलिंग इसलिए उनको थोड़ा फायदा करती है। अननोन पर्सन है, आप अननोन के सामने निकाल दोगे जो भी आपको दिक्कत होगी। ओके। आप अपनों के साथ अपना डाउट रहता है कि जज ना कर ले या गलत ना सोच ले मेरे बारे में। बट कोई थॉट गलत नहीं होता, कोई जज करने की इतनी पावर नहीं, कोई ये नहीं कि आपको जज करे। सबकी अपनी लाइफ में है, सबके प्रोज एंड कॉन्स हैं अपने, सब में कमियां होती हैं। कोई कैसे हैंडल कर रहा है, कोई कैसे हैंडल कर रहा है। ओके। ऐसा भी कोई केस देखा है कि बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज किसी ने ड्रग्स करना या फिर कोई अल्कोहल कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया हो? बिकॉज काफी लोग ये भी सब भी करते हैं। राइट, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके। लोगों को ये नहीं पता होता डिप्रेशन को कैसे क्योर करना है। या कुछ लोगों में ADHD की भी दिक्कत होती है, उसमें भी क्योर कैसे करना है वो कोई सोल्यूशन नहीं पता। उनको लगता है कि दुख में सुख में एडिक्शन में जाओ, हमें क्योंकि सोसाइटी ने वो बना रखा है ना कि हाँ भाई दुख हो गया तो दारू लेके बैठना है। ठीक है, तो वो वाली सिचुएशन में एडिक्शन में चले जाते हैं लोग, क्योर नहीं कर पाते। और आप एडिक्शन और डिप्रेशन को मिक्स कर दोगे तो आपको ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा वो, क्योंकि एक तो आप डिप्रेशन में हो और एक आप नशा कर रहे हो, आपने दारू पी ली है बैठ के। तो ADHD ऐसे होता है कि ADHD की मैं पहले फुल फॉर्म बता देती हूँ आपको। अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें होता है आप अटेंशन सीख करते हो और हाइपर एक्टिविटी आपकी बॉडी में रहती है। कुछ बच्चों की आप बचपन में क्योर कर सकते हो इस चीज को। बच्चे होते आप मतलब आपको आप टाइम नहीं दे रहे अपने बच्चों को, और वो बस उनको अटेंशन चाहिए। उस एज में बच्चों को अटेंशन चाहिए होती है, जो आप काम करो उसको शाबाशी दो कि हाँ मैंने ये किया, मैंने ये ड्राइंग बनाई, बट वो वाला टाइम भी उनको नहीं मिल पा रहा। तो बच्चे अटेंशन के लिए भी कुछ कुछ मतलब हरकतें करने लग जाते हैं। लड़कों के बच्चों के साथ लड़ाई कर ली या पड़ोसियों को तंग कर दिया कि शिकायत आ रही है, हम मेरे पे ध्यान जाएगा मेरे पेरेंट्स का। तो वो गलत तरीके से अटेंशन सीख करना स्टार्ट कर देते हैं। और हाइपर एक्टिविटी ऐसे शो होती है उनमें कि एक जगह बैठा नहीं जा रहा, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे बच्चे।
ओके। ज्यादा देर तक वो पढ़ नहीं पा रहा है कोई चीज। ठीक है, मुझे ये पढ़ लिया मैंने, 5 मिनट पढ़ लिया, नहीं इससे ज्यादा नहीं, अब मुझे ये कुछ और करना है, मुझे खेलने जाना है। ओके। यस। और बड़े होके हम ध्यान नहीं दे पाते कि बचपन में एडीएचडी वगैरह था इस बच्चे को, बड़े होके फिर वो एडीएचडी और एडिक्शन मिक्स हो जाता है। ओके। क्योंकि उस बच्चे को अब किक चाहिए लाइफ में, कुछ अलग करना है, मजा ही नहीं आ रहा। क्योरेबल होता है आफ्टर लाइक एक एज के बाद? हाँ, क्योरेबल होता है वो। Okay. उसमें आपको फिजिकल एक्टिविटीज आपको दी जाती है। अगर आप बड़े हो गए तो आप जिम वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह या फिर कोई स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करो, ताकि आपकी Okay. बॉडी थक जाए और आप हाइपर एक्टिविटी में ना जाओ। Okay. टाइम से आपको नींद आ जाए। Okay. तो आप ज्यादा एडिक्शन में ना जाओ, आप वैसे ही नेचुरली नींद लो अपनी पूरी। ओके। एंड पेरेंट्स का भी बहुत वो होता है, रोल होता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि लाइक ADHD हो गया है, कुछ भी हो गया, तो बच्चों से हम अगर बात कर रहे हैं, तो अगर पेरेंट्स सपोर्ट ना करें, तो आपने कभी ऐसा केस देखा है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और बच्चे किसी से बात ही नहीं कर पा रहे, ना फ्रेंड से बात कर पा रहे हैं, ना फैमिली से कर पा रहे हैं, तो कब क्या कर सकता है फिर? आपने बोला कि बच्चे बात नहीं कर पा रहे या किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, वो झिझक रहे हैं उस चीज में। अभी पेरेंटिंग कैसी है, आप बच्चे को बड़ा कैसे कर रहे हो, आप हर चीज में उसको बोल रहे हो कि नहीं तुम्हें ऐसे करना है। अथॉरिटिव पेरेंटिंग बहुत नेगेटिव होती है। Okay. क्योंकि बच्चा खुद से कुछ कर ही नहीं पा रहा, अब आप बोल रहे हो उसको 4 लोगों में बात करने को, वो कैसे बात स्टार्ट करेगा? उसको पता ही नहीं क्या बात करनी है, क्योंकि पहले तो आपने कमांड दी है, नहीं तुम्हें ऐसा करना है, ऐसे करना है। उसको सोशली वैसे खुलने ही नहीं दिया है, आपने तो कमांड दे के उसको बड़ा किया, अब उसको सोशली भी इफेक्ट कर रही है। और बड़े होके चीजें ये दिखती है कि आप डिसीजन ले ही नहीं पाते, डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आती है आपको, और आप सोशली बैठे हो, दबे दबे से बैठे हो, कम्युनिकेशन इतना नहीं कर पा रहे। कुछ लोग होते हैं कि बड़े होके नॉलेज है, बट कम्युनिकेशन की वजह से हमारा तो प्रमोशन ही नहीं हो रहा। Okay. तो क्योंकि बचपन में वैसे बड़ा किया गया, आप खुल ही नहीं पा रहे, बड़े हो गए खुल ही नहीं पा रहे, क्योंकि बड़े ही ऐसे हुए हैं हम लोग, ऐसे तो एनवायरनमेंट। कम्युनिकेशन स्किल्स भी मैटर करती है। राइट। तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, आपको आता ही नहीं है कैसे करना है। आप बचपन में ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, आप सिंगल चाइल्ड हो या भाई बहन हैं आपके, Okay. तो इस वजह से भी आपकी कम्युनिकेशन में होती है दिक्कत। अगर आप सिंगल चाइल्ड हो, ना तो आपको शेयरिंग का पता है, आप लोगों में उठना बैठना नहीं जान पाओगे। पर ये है कि आप सिंगल चाइल्ड हो तो आपको इरिटेशन भी होगी शेयरिंग करते टाइम। हाँ, कि क्योंकि आदत ही मेरी नहीं है हाँ, बचपन क्योंकि से होता है। शेयरिंग की आदत ही नहीं रही है उस बच्चे को। Okay. अगर उसको कुछ बोला जाएगा तो गुस्सा जल्दी आएगा उस इंसान को कि मेरे से ऐसे कैसे बोल दे। क्योंकि हम सिंगल चाइल्ड का एक ये भी होता है कि सारी जरूरतें पूरी हो रही है टाइम पे, ठीक है, जो मांगा वो मिल गया। अब भाई बहन होता है तो आपको शेयरिंग की आदत हो जाती है उसमें, आपको पता है दूसरे जेंडर के बारे में पता है। और मान लो आप देखोगे ना कि बॉय चाइल्ड है, तो उसको गर्ल चाइल्ड का पता ही नहीं कैसे बड़ा होना है, कैसे क्या बातें होती है इनकी, क्या दिक्कतें आती है इनकी। अब बड़े होके कुछ देखा होगा आपको, बड़े होके भी आप बैठ रहे हो दूसरे जेंडर के पास तो आपको अजीब लग रहा है। Yes. कि आप क्योंकि तो आपने बचपन से ही उसमें आप कंफर्टेबल ही नहीं हो, आपको कुछ पता ही नहीं है, राइट। तो फिर आपको हर चीज ऐसे लगती है कि ये क्या है। हाँ, तो आपको बहुत सारी चीजें अजीब लगती है, आप खुल नहीं पाते उस तरीके से, आपकी बॉडी भी अलग तरीके से ही रिएक्ट करेगी, क्योंकि आपको उस जेंडर का पता ही नहीं है। ओके। और घर पे भी बात नहीं हुई है उस जेंडर को लेके कि बेटा इस एज में ऐसे होता है, इस एज में ऐसे करना चाहिए, ये सब बात नहीं हो पाती। जी। तो OCD भी एक ऐसा टॉपिक होता है जो हम मेंटल हेल्थ में ही कंसिडर कर सकते हैं, तो वो क्या होता है? OCD पहला मुझे स्टेप लगता है कि आपका एंजाइटी से आता है, कोई थॉट को लेके। और OCD का फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओके। ऑब्सेसिव होता है ऑब्सेशन, किसी थॉट को लेके ऑब्सेशन हो गया, कि किसी थॉट को लेके ज्यादा सोच गए हम, या बार बार रिपीटेड वही थॉट आ रहा है, उसी के बारे में हम सोच रहे हैं, उसको ऑब्सेशन बोलते हैं। Okay. और कंपल्सिव होता है वो थॉट आपका फिजिकली भी दिखने लगा है, आप उसके अकॉर्डिंग अब एक्ट कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं कंपल्शन। ओके। तो अभी मान लो कि हमारे साथ ही होता है कि हाँ मैंने वो काम नहीं किया, मैं एसी बंद करके नहीं आया, बट मैंने किया, याद से एसी बंद किया है, बट अब ये हो रहा है कि
मैंने एसी बंद किया है या नहीं किया, वो वाला लाइक डाउट। आप ओवरथिंक कर रहे हो, फिर उसी को क्वेश्चन कर रहे हो कि मैंने कि हाँ। किया है कि नहीं किया है। राइट। ओके। तो फिर आपका इतना भी हो जाएगा, आप 4th या 5th फ्लोर से नीचे भी आ गए, आपने बंद किया है, सब कुछ बंद करके आए हो, बट आपका थॉट बोल रहा है कि अभी ना मुझे ऊपर जाके एक बार चेक कर लूँ, फिर भी डबल चेक कर लेता हूँ जाके। ओके। तो वो वाला आपके फिजिकली ऐसे दिख रहा है, आप फिर से 4th फ्लोर जा रहे हो, देख के आ रहे हो, हाँ ठीक है, अब मुझे सेटिस्फेक्शन हो गया, बंद है। ओके। या ओसीडी किसी भी तरीके की हो सकती है, किसी को साफ सफाई से ओसीडी होती है, किसी को सिमिट्री से ओसीडी होती है कि नहीं मुझे ये चीज इसी एंगल में चाहिए, या मुझे ये चीजें ऐसे ही एंगल में चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ओके। ये भी ओसीडी होती है। Okay. किसी को डस्ट से ओसीडी होती है, बहुत तरीके की ओसीडी होती है। ओके। या सो लाइक इन लास्ट आप पेरेंट्स अगर वीडियो देख रहे हैं या यंगस्टर्स देख रहे हैं तो उनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? जरूर। यस। तो पेरेंट्स के लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि टाइम चेंज हो रहा है, जनरेशन चेंज हो रही है, और गुड पेरेंटिंग वो होती है, अगर आप जनरेशन को समझना स्टार्ट कर दोगे तो आप अपने बच्चों को समझना स्टार्ट कर दोगे। तो जनरेशन के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस आ रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग उनको करने दें चीजें। ओके। मैं ये नहीं बोल रही कि सब कुछ फ्रीडम दे दो, आप अपना कंट्रोल रखो, पेरेंटिंग का काम हो रहा है, कुछ गलत आपको दिख रहा है तो आप उसको बताओ। बाकी बच्चा गलती करके ही सीखेगा, आप उस पर फुल्ली कंट्रोल नहीं कर सकते कि बेटा ये कर या ये कर, नहीं कर सकते। आप चले जाओगे, उसको क्या पता, क्योंकि उसने तो वो सिचुएशन करी नहीं है। अब आपके जाने के बाद क्या, वो सोसाइटी में वो सिचुएशन आ गई हो तो उसको तो हैंडल ही नहीं करना आएगा ना। तो आप उनको करने दो। और बच्चों के लिए ये है कि आप कूल बनने के लिए या फिर अलग दिखने के लिए एडिक्शन में मत जाओ। ओके। आजकल मैं एडिक्शन का टॉपिक इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि छोटी एज में, मतलब 12th में 11th में एडिक्शन, मैं रिहैब्स में बच्चे देखती हूँ। ओके। मैं उनको देख के होता है कि ये तो यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, इसकी तो पढ़ाई की उम्र है, या ये इसकी करियर की एज है, या जॉब करे, ये मेरी एज का है। तो ये बहुत दुख होता है कि बस कूल बनने के लिए नहीं, हमने तो ऐसे ही स्टार्ट किया था। कोई और वो स्टार्टिंग से कब एडिक्शन हो जाते हो पता ही नहीं राइट। चलता। Okay. तो ये एक हैबिट की तरह हो जाते हैं, हमसे तो छूटेगा ही नहीं, एडिक्शन हो गया है। कोई चीज ऐसी नहीं है छूटेगी नहीं। जब हमारी जान पे बनती है तो हम सब कुछ छोड़ देते हैं। ओके। या एंड आपने जो पेरेंट्स वाला टॉपिक अभी बोला तो उससे मेरे को एक ऐसी थॉट आया कि यूजुअली मैंने भी अपने काफ़ी फ्रेंड्स देखे हैं जिनके पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट है कि उन्हें अगर कुछ करने ही नहीं देते तो पेरेंट्स सोचते हैं कि उससे हमारा बच्चा डिसिप्लिन्ड है या फिर उससे हमारा बच्चा जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही है। लेकिन दे जस्ट उनको नहीं बिना बताए चीज़ें वो कर रहे हैं, राइट? तो इट्स लाइक वो उल्टा पड़ जाता है कि वो सोच रहे हैं कि ना करे और वो फिर उनको बिना बताए, तो ऐसा भी होता है। देखो, बच्चा अपनी एज में जो उसकी एज है उसके अकॉर्डिंग वो चीजें करेगा, आपके रोकने से कुछ नहीं होगा, बस वो आपसे शेयरिंग बंद कर देगा। ओके। और ये वाला जो कम्युनिकेशन है बहुत खराब होता है। अब उसके साथ ब्लैकमेलिंग वाली सिचुएशन है, मान लो आपके बच्चे को कोई ब्लैकमेल कर रहा है किसी भी चीज को लेके, कि वीडियोस हैं तुम्हारा, मेरे पास वीडियोस हैं। कुछ आपने पिछले पास्ट टाइम में देखा होगा, कुछ केसेस आए कि उसकी वीडियोस उसके पास थी और उसने सुसाइड कर लिया, उस लड़की ने, न्यूड फोटोज थी या ये सब था। क्यों हुआ है वो चीज? क्योंकि वो अगर अपने पेरेंट्स से शेयर कर पाते तो वो चीज होती नहीं। उसको डर ही नहीं रहता कि हाँ, पेरेंट्स एक बार भी बोल देते कि बेटा तुम्हें ऐसी सिचुएशन आ गई तो तुम हमारे पास आके शेयर कर सकते हो। तो बीच का गैप रखते हो ना, ये दिक्कत देता है। ओके। जी। और उसके बाद ये उनका रिबेलियस नेचर हो जाता है। चलो ठीक है, मना कर दिया, ठीक है हम बताएंगे नहीं, बट पीठ पीछे तो कर ही सकते हैं। कौन सा उनके पास न्यूज जाने वाली है? और उसमें वो कुछ किसी भी उसमें जा सकते हैं, गलत संगत में पड़ सकते हैं। बट दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, राइट? लाइक Right. ऐसा करना भी नहीं चाहिए। Right. सो इट्स लाइक अगर पेरेंट्स एक थोड़ी बाउंड्री सेट करके अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली नेचर के साथ रहेंगे तो ऐसा होगा ही नहीं। राइट। सो हाँ, यस, आप बोलिए। नहीं मतलब फ्रेंडली ये होता है कि हाँ ठीक है, आपको अपनी पेरेंट वाली रिस्पेक्ट चाहिए और रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि आप जैसे एक्ट करोगे बच्चे वैसे ही एक्ट करेंगे। ओके। बच्चा पेरेंट्स से ही सीखता है। फर्स्ट स्कूल जो होता है वो फैमिली होती है, शेप तो बच्चे का फैमिली देगी। तो बिना फैमिली के आप ये चाह रहे हो कि स्कूल से ही सब दिक्कतें स्टार्ट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप
का रिलेशन देख के उसके अभी शादी से क्यों भाग रहे हैं जनरेशन कि हमें शादी नहीं कर रही, क्योंकि उन्होंने पेरेंटिंग देखी है अपने माँ बाप के रिलेशन को देखा है। अगर आप अपनी फैमिली में जो माहौल बना के रखोगे उसी अकॉर्डिंग उसके थॉट डिसाइड होंगे कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना। ओके, राइट। सो आई गेस जो भी ये लोग हमारे व्यूअर्स को सब कुछ समझ आया होगा अच्छे से। एंड इफ़ अगर आप इस ऐसी किसी भी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा कि यू नीड हेल्प, एंड हेल्प मांगना इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, राइट? Right. क्योंकि लोगों को ये भी लगता है कि यार मैं हेल्प मांगूंगा तो मेरे को कोई सोचेगा कि ये तो वीक है, राइट? तो इट्स नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस। नहीं, वो अवेयरनेस का Yes, साइन है। आप yes. अवेयर हो खुद से, मेरे साथ ये चीज हो रही है। ओके, सो आशा करती हूँ कि आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ये आपको हेल्प करेगा। सो मैं आपका फिर से शुक्रिया करती हूँ हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, एंड मैं मिलती हूँ आपको दूसरे पॉडकास्ट में। नमस्कार।